गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 23। अभी तक हम 22 भाग देख चुके हैं। आज हम 23वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4, है ना। कि पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसा दिखता है, और इसकी अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी, लगभग काला रंग के क्रिस्टल बनाता है। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, वो लगभग लगभग मतलब गहरे बैंगनी, मतलब जो काफी डार्क कलर होता है बैंगनी का, है ना, वॉयलेट का, और लगभग लगभग काले के अप्रोक्स, है ना, काले जैसा, उस रंग के क्रिस्टल बनाता है ना। उस रंग के क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, जो KClO4 के साथ समसंरचनात्मक दर्शाते हैं। जो किसके साथ, KClO4 के साथ समसंरचनात्मक या फिर आइसोस्ट्रक्चरल दर्शाते हैं। ठीक है, और यह लवण जल में बहुत विलेय नहीं है। ये जो सॉल्ट, ये जो लवण है, वह वाटर में या फिर जल में बहुत विलेय या फिर सॉल्युबल नहीं है, मतलब पानी में सही से ज्यादा नहीं घुलता है ना। इतना अगर देखें तो 293 केल्विन ताप पर ये 6.4 ग्राम बटा 100 ग्राम जल में जो है विलेय है। मतलब 293 केल्विन मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। केल्विन से जब हम सेल्सियस में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो केल्विन में तापमान होता है उसे 273 से माइनस करते हैं, और जो आता है वो हमारा सेल्सियस में होता है ना। ये पता है ना कि जब सेल्सियस को, जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब केल्विन में बदलेंगे तो कैसे होगा, इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। इसलिए जब हम केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 273 जो है 273 हम इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह 6.4 ग्राम बटा 100 ग्राम विलेय होता है। मतलब 100 ग्राम जल में 6.4 ग्राम जो अपना पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये विलेय होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लगभग लगभग रूम टेम्परेचर भी कहते हैं ना। तो जो 293 केल्विन पर ये इतना विलेय होता है ना। और देखो इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, गहरे बैंगनी कलर के, मतलब लगभग लगभग काले रंग के, है ना। जो KClO4 है ना, KClO4 के साथ समसंरचनात्मक दर्शाते हैं, है ना। और परंतु 513 केल्विन तक, है ना, 513 केल्विन तक गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, है ना। 513 केल्विन पर अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपघटित या फिर डिकम्पोज हो जाएगा। देखो 293 केल्विन पर ये काफी कम जल में घुलता है, लेकिन जब हम 513 केल्विन पे जाते हैं तो KMnO4 जो है वो क्या होता है, डिकम्पोज या फिर अपघटित हो जाता है ना। किस, जब हम 513 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो KMnO4 है, इसे अगर हम 513 केल्विन पर अपघटित या फिर डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, ये रही हमारी अभिक्रिया जिसे हम देखेंगे, है ना। तो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, है ना, KMnO4 के, तो किसमें टूटे, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इसमें देखो ये हमें याद रखना है कि जब KMnO4, ये भी याद रखना है कि कब टूट रहा है, 513 केल्विन पे, है ना। वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या पता 293 केल्विन का पूछ लेते हैं ना। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि तापमान कितना है, 513 केल्विन है ना। तापमान कितना है, 513 केल्विन है। और जब हम 513 केल्विन पर से गर्म करते हैं तभी अपघटित होता है। इसमें KMnO4 किसमें अपघटित होता है, K2MnO4 में, MnO2 में, और साथ में क्या ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब हम KMnO4 को का अपघटन होता है 513 केल्विन पर, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो इन्हें याद रखना, K2MnO4, MnO2 और O2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके दो भौतिक गुण अधिक रोचक हैं। इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। मतलब इसके दो भौतिक गुण हैं, किसके, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के, है ना।
हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, है ना। देखो हम आज किसकी, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की बात कर रहे हैं, है ना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के दो भौतिक गुण जो है वो काफी रोचक है। कौन से? एक तो इसका जो अत्यधिक गहरा रंग है ना। कौन सा रंग था? गहरा बैगनी था, है ना। कौन सा था? गहरा बैगनी, लगभग लगभग काले के समान था, ठीक है। तो एक तो इसका अत्यधिक गहरा रंग, और दूसरा इसका प्रति चुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबक, है ना। एक तो गहरा रंग, और दूसरा, दूसरी रोचक बात यह है कि ये प्रति चुंबकीय के साथ साथ, है ना, प्रति चुंबकीय होने के साथ साथ एक वीक, मतलब एक दुर्बल अनुचुंबक भी है, मतलब डायमैग्नेटिज्म के साथ साथ वीक पैरामैग्नेटिज्म भी है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिज्म भी है, और क्या है, वीक मतलब दुर्बल अनुचुंबक, मतलब पैरामैग्नेटिज्म भी है ना। डायमैग्नेटिज्म कौन से होते हैं? जो जब किसी मैग्नेट के संपर्क में आते हैं तो मतलब जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होता, है ना। हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। देखो हमने ये पढ़ा था ना कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सूत्र पढ़ा था हमने, है ना। n n+2, और ये सब कुछ वर्गमूल के अंदर, है ना। इसे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जितने भी किसी तत्व में, उसके परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अलुग्य, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो जोड़े में नहीं होते जो इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना। तो देखो, तो इसमें जो इसकी खासियत है कि ये डायमैग्नेटिज्म मतलब प्रति चुंबकीय के साथ साथ तापक्रम पर क्या है, आश्रित दुर्बल अनुचुंबक भी है ना। और इनके जो गुण हैं, ये क्या है, प्रतिचुंबकी और दुर्बल अनुचुंबक दोनों है। इन्हें अणु कक्षक सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम अभी नहीं, ये अभी इस पुस्तक की सीमा से बाहर है। ये थ्योरी जो है आप आगे जब ग्रेजुएशन करोगे तो उस दौरान पढ़ोगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इसकी क्या है, दो भौतिक गुण है, कौन से? एक इसका अत्यधिक गहरा रंग, और दूसरा ये प्रति चुंबकीय के साथ साथ एक तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबक भी है ना। और ये जो है इसे हम अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना है ना। अभी अभी हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, क्योंकि वो इस पुस्तक की सीमा से बाहर है ना। बाकी जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन चतुष्फलकीय होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय होते हैं, है ना। मैग्नेट या फिर परमैग्नेट आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? चतुष्फलकीय, मतलब चारों ओर से घिरे होते हैं ना। एक दो तीन चार, ऐसे चारों ओर से घिरे होते हैं, और उनका जो मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखते हैं? चतुष्फलकीय दिखते हैं, है ना। क्या है? चतुष्फलकीय आयन होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के पी कक्षकों के व, है ना, जो ऑक्सीजन है उसके पी कक्षकों व जो मैंगनीज है उसके डी कक्षकों के अति व्यापन से इनमें पाई आबंधन पाया जाता है। देखो, जो पर मैग्नेट और परमैग्नेट आयन है ना, तो इसमें ऑक्सीजन और मैंगनीज दो है ना। कौन कौन से तत्व में? एक मैंगनीज है और एक ऑक्सीजन है। तो मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? एक पाई आबंधन होता है। कैसे? ऑक्सीजन के जो पी कक्षक है और मैंगनीज के जो डी कक्षक है, इन दोनों में अति व्यापन ओवरलैपिंग की वजह से पाई आबंधन पाया जाता है ना। एम मतलब मैग्नेट और परमैग्नेट आयन में पाई आबंधन पाया जाता है मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच, है ना। ऑक्सीजन के पी कक्षक और मैंगनीज के डी कक्षक जब अति व्यापन होते हैं तो इनमें पाई आबंधन पाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। हरा मैग्नेट आयन एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण अणुचुंबकीय होता है, परंतु पर मैग्नेट आयन अयुग्लित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है। देखो मैंने बताया था कि, हाँ, कि ये जो आयन होते हैं इनमें जो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताते हैं कि जो मैग्नेटिक आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट वो होगा या ना हो, नहीं होगा। और उसी से हमें पता लगता है
कि जो तत्व है वह अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, कैसा होगा, है ना। तो उसी, और उसका सूत्र अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, एन, n+2, और ये पूरा स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल के अंदर, है ना। ये था उसका सूत्र, इसका मैग्नेटिक आघूर्ण का सूत्र ये था, है ना, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट का सूत्र क्या था, वर्गमूल के अंदर n+2, और यहाँ n क्या है, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो हरा मैग्नेट आयन है वह एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, उसके पास क्या है, एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, अनुचुंबकीय है। परंतु जो पर मैग्नेट आयन है वह अयुग्लित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण, है ना। देखो, मैग्नेट आयन में एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, और पर मैग्नेट आयन में एक भी अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इसलिए पर मैग्नेट आयन अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के ना होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है ना। तो ये याद रखना कि जो ऑक्सीजन मतलब मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में पाई अबंधन होता है, किसके वजह से, जब ऑक्सीजन के पी कक्षक और मैग्नीज के डी कक्षक क्या करते हैं, अतिव्यापन या फिर ओवरलैप करते हैं, तो पाई अबंधन पाया जाता है। और मैग्नेट आयन में एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वह अनुचुंबकीय होता है, और पर मैग्नेट आयन में एक भी अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वह प्रतिचुंबकीय होता है ना। ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैग्नेट आयन है वह अणुचुंबकीय है, और जो पर मैग्नेट आयन है वह कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, है ना, इतना समझ आ गया, आगे बढ़े, है ना। मैग्नेट और पर मैग्नेट कैसे होते हैं, चतुष्फल की, है ना, और ऑक्सीजन और मैंगनीज के बीच में पाई बंधन पाया जाता है, ऑक्सीजन के पी कक्षक और मैंगनीज के डी कक्षक के अतिव्यापन से। और मैग्नेट आयन क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें एक अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन होता है। और पर मैग्नेट आयन प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अम्लीय पर मैग्नेट विलयन ऑक्सोलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन 2 लवण को आयरन 3 लवण में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में तथा आयोडाइड को मुक्त आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। अपचयकों की अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार से, देखो हमें पता है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वह कैसा है, एक ऑक्सीकारक है ना। ऑक्सीकारक मतलब यह दूसरों का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण कर देता है ना। तो अम्लीय परमैंगनेट आयन है ना, जो अम्लीय मतलब एसिडिक मीडियम में एसिडिक परमैंगनेट आयन है, वह विलयन ऑक्सीलेट को, है ना, अम्लीय परमैंगनेट विलयन ऑक्सीलेट को, है ना। ये जो ऑक्सीलेट आयन है देखो, दिख रहा है CO- है ना, और CO- ये आपस में एक आबंधन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये ऑक्सीलेट आयन है ना। तो ऑक्सीलेट को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, ऑक्सीलेट को किसमें, CO2 में, और आयरन 2 लवण को Fe2+ को किसमें, आयरन 3 लवण में, है ना, Fe3+ में। मतलब ये एक लवण है जिसका हमने सिर्फ अभी सिर्फ जो धनात्मक आयन है वो लिखा है ना। तो ये Fe2+ को Fe3+ में, और जो नाइट्राइट है NO2- को NO3- में बदल देता है, और जो आयोडाइड है इसे किसमें, आयोडीन में बदल देता है ना। तो इन सब का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है ना। देखो यहाँ हमने ऑक्सीलेट आयन को उसमें बदला CO2 में, और 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और 10 इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिए, इस वजह से इसका क्या हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, है ना। और ऐसे ही Fe2+ किस में बदल गया, Fe3+ में 5 इलेक्ट्रॉन दान दे दी, है ना। Fe2+ से Fe3+ मतलब +2 की ऑक्सीकरण अवस्था थी, उससे जो आयरन है Fe है वह +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना। +2 से +3 मतलब एक धनात्मक चार्ज है वह बढ़ गया। और एक धनात्मक चार्ज कैसे बढ़ता है, जब हम इलेक्ट्रॉन दान देते हैं ना। तो यहाँ 5 थे Fe2+ के, और 5 Fe3+ में बदल गए, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हर एक में से एक एक, है ना। तो +2 से +3 में गई, तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक चार्ज प्लस धनात्मक में बढ़ा, मतलब क्या हुआ, इनका ऑक्सीकरण हुआ, है ना। तो जो अपना परमैंगनेट आयन है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, वो ऑक्सीलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, और Fe2+ को Fe3+ में, है ना। और जो नाइट्राइट आयन है देखो, NO2- है, इसमें अभिक्रिया हुई पानी के साथ, 5 NO2- + 5 H2 गिव्स क्या बना,
नाइट्रेट आयन बना है ना, NO3 माइनस, तो बिना 5NO3 माइनस प्लस 10H प्लस और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन उसने क्या की, दान कर दिए। जब 10 इलेक्ट्रॉन दान किए तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन लिए होते तो क्या होता, अपचयन होता। लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसे ही जो हमारा आयोडाइड है, इसको आयोडीन में बदल दिया है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन निकले है ना। तो 10I माइनस किस 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आयोडाइड को इसमें आयोडीन में कन्वर्ट या फिर बदल दिया गया है ना, अभिक्रिया करके। तो इन सब से पता चलता है कि जो परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन भी करता है ना। इसने ऑक्सीडेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में, Fe2+ के लवण को Fe3+ के लवण में, और नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में बदला, और आयोडाइड को एक आयोडीन में बदला अभिक्रिया करके। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि जो परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट, वह एक ऑक्सीकृत है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया एवं अपचायकों की अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया एवं अपचायकों की अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है ना। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया मतलब जो KMnO4 है वह क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है ना। तो उसकी जो अर्ध अभिक्रिया होगी, जो हाफ रिएक्शन होगी, उसमें हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखेंगे है ना। और जो दूसरे, जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन भी होगा है ना। तो दूसरी ओर अपचायकों की भी अर्ध अभिक्रिया होगी, और इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे उससे हमें संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है, या हमें संपूर्ण अभिक्रिया मिल जाएगी है ना। और फिर हम आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लेंगे है ना। आवश्यकता अनुसार जैसा हमें सही लगेगा हम इक्विलिब्रियम या फिर संतुलित कर लेंगे उससे। ठीक है, तो क्या करना है, KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया लिखना है, फिर अपचायकों की अर्ध अभिक्रिया को लिखना है, और फिर इन दोनों को जोड़कर हम एक संपूर्ण अभिक्रिया लिख सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाँ, तो यदि हम पर मैग्नेट के मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज 2 लवणों में अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को निम्न रूप से प्रदर्शित करें है ना, किससे, इसमें पर मैग्नेट के मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज 2 लवणों में अपचयन की जो अर्ध अभिक्रिया है, इनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, MnO4- है, इसे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना, MnO4 2- है ना। MnO4- है, देखो एक चार्ज है, ऋणात्मक एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना, 2, MnO4 2- बन गया है ना। और इसका अगर हम E- देखें तो कितना है, प्लस का धनात्मक है 0.56 वोल्ट। मतलब ये जो आयन है वह इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता था। अगर वह लेना नहीं चाहता होता तो क्या होता, ये ऋणात्मक होता है ना। लेकिन ये क्या है, धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना। और MnO4- में 4H+ और 3 इलेक्ट्रॉन जब हम करें तो उससे क्या बनता है, MnO2 + 2H2। और यहाँ पे भी जो E- है तो क्या है, 1.69 वोल्ट। मतलब ये जो परमैंगनेट, ये जो आयन है MnO4-, ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए इसका भी जो E- है वह क्या है, धनात्मक है। कितना है, 1.69 वोल्ट है ना। ऐसे ही जब MnO4- में 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन करें तो क्या बनता है, Mn2+ + 4H2 है ना। और इसमें भी जो E- है तो क्या है, धनात्मक है। कितना है, 1.52 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे भी जो पर मैग्नेट आयन है, MnO4- आयन है, वह क्या 5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तभी उसका जो E- है वह क्या है, धनात्मक 1.52 वोल्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, समझ आ गया। तो अभी हमने क्या समझा, हमने बस ये देखा कि आज हम KMnO4 पढ़ेंगे। फिर हमने KMnO4 को 513 केल्विन पर कैसे उसका अपघटन होता है उसे देखा, क्या बनता है, K2MnO4 + MnO2 + O2।
उसके बाद हमने देखा कि इनके दो भौतिक गुण हैं जो अत्यधिक रोचक है। पहला, इसका अत्यधिक गहरा रंग, और दूसरा, इसका प्रतिचुंबकीय के साथ साथ एक तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व भी होना, है ना। और ये क्या, ये सिद्धांत क्या है, अणु कक्षक सिद्धांत से समझा जा सकता है, जो कि हमारी पुस्तक की सीमा से बाहर है। उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्नेट और परमैग्नेट आयन है, इनके बीच में पाई बंधन होता है ऑक्सीजन के पी कक्षक और मैग्नीज के डी कक्षक के अति व्यापन से, है ना। और जो मैग्नेट आयन है वह अणुचुंबकीय होता है क्योंकि उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जो परमैग्नेट आयन है वह प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। फिर हमने देखा कि कैसे जो परमैग्नेट आयन है एक अच्छा खासा ऑक्सीकारक है, जो दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करता है ना। तो ऑक्सीलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, Fe2+ के लवण को Fe3+ में, नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में, और आयोड और किसे आयोडाइड को आयोडीन में बदल के इन सबका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है ना। और फिर हमने ये देखा कि KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया और अपचायकों की अर्ध अभिक्रिया को मिलाकर हम एक संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। हाँ, बाकी अगले भाग में हम इसे KMnO4 को जो आगे बाकी है इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।